तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के मॉक टेस्ट का डे 82। आई होप कि इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप या तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पर बनाया गया। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में अपना स्कोर जो कि नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्याद की रचना की थी। हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड टाइम लगा। तो आपका समय शुरू हो गया अब। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेलुगु। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कृष्णदेवराय ने फ्रेंड्स अपनी जो प्रसिद्ध ग्रंथ थी अमुक्तमाल्याद की रचना तेलुगु भाषा में की थी। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स कि कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में भी एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था जम्बावती कल्याणम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंध रखता था? तो विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश का एक महान शासक था। ठीक है, इसके शासनकाल में दो जो कि पुर्तगाली यात्री भी आए हुए थे और उन दो यात्रियों का नाम क्या था? तो पहले का आप याद रखें बारबोसा और दूसरा था डोमिंग पायस। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों में से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बात करते हैं सही उत्तर का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कनगनहल्ली। क्लियर फ्रेंड्स, कनगनहल्ली कहाँ पे पड़ता है? तो याद रखेंगे यह जो स्थल है कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में जो कि चित्तूरपुर तालुका में पड़ता है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष प्राप्त की थी या फिर किस वर्ष स्वीकार की थी? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 1765 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको पता है फ्रेंड्स 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने जो अवध का नवाब था उसको पराजित कर लिया था और उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। लेकिन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब जो सुजाउद्दौला थे और साथ ही साथ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इस संधि में क्या हुआ बाद में कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 ईस्वी में मुगल शासक जो मुगल वंश के जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय को यह क्षेत्र यानी कि नवाब से जो जीता था 1764 ईस्वी में उस पर अधिकार किया था, उसको शाह आलम द्वितीय को देकर के इसके बदले में बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1765 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं और देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? काफी अच्छा प्रश्न है, बताइए वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सुल्तान का मानना था कि फ्रेंड्स जनता की परेशानी का कारण अकाल कम था, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती थी जनता को वो अमीरों और वली से अधिक होती थी। अब मैं आपको बता दूं कि वली का मतलब क्या था। तो वली का मतलब था जो वहाँ के कुछ प्रांतीय जो गवर्नर थे उनको कहा जाता था और अमीर का मतलब तो अमीर ही था। क्लियर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखें फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको गिरफ्तार करके जो हजारीबाग के जेल में इनको कैद कर दिया गया था। लेकिन फ्रेंड्स ये बाद में क्या कहे कि वहाँ से वो दीवार को फांद करके वहाँ से वो फरार हो गए थे और बाद में आंदोलन में भूमिगत होकर के आज़ाद दस्ता का गठन किया था। ध्यान रखिएगा आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जिल अल्लाह जो राजा अधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जिल अल्लाह जो राजा अधिकार संबंधी एक अवधारणा थी यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बलबन। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बलबन का एक उपाधि भी कह सकते हैं कि जिल अल्लाह के नाम से इसको उपाधि दी गई थी। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सत्य है? तो चारों ऑप्शंस देखिए और उसके बाद बताइए कि कौन सा मिलान सही है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सही उत्तर का। देखिए पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ जो है तोरा है और सेकंड में क्या कह रहा है कि यहूदी धर्म का धार्मिक जो ग्रंथ है वो जैन अवेस्ता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि दोनों ही मिलान गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिखा गया यानी कि पारसी धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ होता है वो जैन अवेस्ता होता है और यहूदी धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ होता है वो तोरा होता है। तो दोनों अपोजिट लिखे गए, इसलिए कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि दोनों ही मिलान गलत है। ध्यान रखिएगा, दोनों को सुधार करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अयंगर व्यवस्था का संबंध किससे है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य से। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था, और इन संगठित जो ग्रामीण इकाइयों थी उन पर प्रशासन यानी कि शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, और इन्हीं अधिकारियों को फ्रेंड्स सामूहिक रूप से जो कि अयंगर कहा जाता था। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि करगम। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है, इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन क्या बनता है फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी महाराष्ट्र एयरपोर्ट कर दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम चेंज करके नया नाम क्या हो गया इसका कि छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन में क्या बनता है कि निम्नलिखित घटनाएं जो है किस कालक्रम में घटित हुई, यानी कि इनको सही क्रम में आपको सजाना है। तो आपका समय शुरू होता है, अब बताइए कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, आप इनको क्रम में सजाएंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट्स में क्या दिया फ्रेंड्स, चौरी चौरा घटना। तो देखिए फ्रेंड्स, चौरी चौरा कांड हुआ कब था, आप सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चौरी चौरा अगर पहले पॉइंट्स के बारे में बात करें तो ये 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर देखें, सेकंड पॉइंट में जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल, ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल, और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्लियर। और थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट भी जो हुआ था फ्रेंड्स वो भी 1919 में हुआ था, लेकिन ये कब हुआ था, तो ये 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और फोर्थ पॉइंट में आपको पता है फ्रेंड, फोर्थ पॉइंट जो कि चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित है। अब हम इसको सजा सकते हैं आसानी से। तो ये आपका 1919, और देखिए कैसे सजाएंगे। सबसे पहला चौथा नंबर आएगा, तो चौथा नंबर से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन हो रहा है। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा आंसर। तो 4 3 2 1, तो 4 आप देख सकते हैं, 4 उसके बाद 3 और उसके बाद 2 और इसके बाद 1। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने यहाँ पे क्या देखा फ्रेंड्स कि आपको डेट अगर याद नहीं रहता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या है, बताइए। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? 1922 तो हम लोगों ने ऊपर में देख ही लिया, तो एग्जैक्ट इसका डेट क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी 1922। ठीक है फ्रेंड्स, चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था, ये पॉइंट याद रखेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन में क्या बनता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन ये बनता है कि स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि कांग्रेस के अंतर्गत CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, जैसे कि फ्रेंड्स स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो RC दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ये ध्यान रखेंगे कब किया था? 1923 ईस्वी में। कहाँ पे किया था? इलाहाबाद में। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और महासचिव CR दास थे। देखिए ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट होना चाहिए था। जो इसके अध्यक्ष थे वो CR दास थे और जो इसके महासचिव के रूप में थे वो मोतीलाल नेहरू थे। तो कह सकते हैं सेकंड पॉइंट गलत है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट करेक्ट था। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा? केवल और केवल एक। क्लियर, यानी कि ऑप्शन ए को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसको चुना गया है या फिर चुना गया था? तो बात करते हैं सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी। ध्यान रखें फ्रेंड्स, 23 नवंबर 1919 को ये जो आपका अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? तो 23 नवंबर 1919 को ये दिल्ली में अधिवेशन किया गया था, जिसके अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी को चुना गया था। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की जो स्टार्टिंग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, यानी कि इसको स्टार्टिंग करने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखेंगे अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, इन 3 लोगों को जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी फ्रेंड्स ABCD को आप पढ़िए और उसके बाद बताइए कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत का संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा
प्रस्तुत रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट 1928 के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और जो भी कहा गया वो बिल्कुल सही तरीके से कहा गया। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे पॉइंट तो क्लियर दिख रहा है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि इस समिति में 2 मुस्लिम सहित 9 सदस्य थे। क्या ये पॉइंट सही है? तो बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये जो समिति बनाई थी, प्रारूप समिति का जो गठन किया जा रहा था इसकी अध्यक्षता में, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, तो यानी कि इस समिति में फ्रेंड्स 2 मुस्लिम सहित 9 सदस्य शामिल थे। क्लियर, आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का लक्ष्य घोषित किया गया था। ये पॉइंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी कथन जो है वो सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा? कोई भी कथन असत्य नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है ये आपको बताना। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सही उत्तर का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 85(2) के बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 85(2) के बी के अनुसार लोकसभा अपने कार्यकाल या फिर अवधि के पूरा होने से पहले भंग हो सकता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करके प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर ऐसा कर सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन जो राज्यसभा उसको भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एक अस्थायी सदन होता है और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। फिलहाल देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के खालिस्तान अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्यपाल से परामर्श के पश्चात उस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र की किसी जाति को अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कर सकता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, लेकिन ऊपर ही बताया था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका राइट आंसर आप डेफिनेटली करेंगे। तो बताइए किस आर्टिकल के तहत ये बताया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो कि डी बिल्कुल करेक्ट है। यानी फ्रेंड्स अनुच्छेद 341 के फर्स्ट और अनुच्छेद 342 के फर्स्ट में ऐसा बात कहा गया। ठीक है, तो इस चीज़ का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि किस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक भाषाओं के रूप में अपनाया था? बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, दिया गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 सितंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? इस दिन भारत के जो हिंदी है, भारत की जो भाषा है हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। तो इसलिए कह सकते हैं कि राइट आंसर क्या है? 14 सितंबर। हिंदी दिवस भी होता है जो 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है, नियंत्रण में आता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। नेक्स्ट वन क्या बनता है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी फ्रेंड्स यूएसएसआर से लिया गया, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि बी बिल्कुल करेक्ट है। पंचवर्षीय योजना जो ली गई है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो ली गई है वो यूएसएसआर से लिया गया, पूर्व सोवियत संघ से। मौलिक अधिकार आपको पता है फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आपको देखने को मिला भी होगा। तो फिलहाल बात करते हैं राइट आंसर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनता पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको पता है कि मंडल आयोग जो हुआ था वो पिछड़े जाति के आयोग के लिए गठन किया गया था, और उस समय जो सरकार थी किसकी थी? 1979 में इसका गठन किया गया था मंडल आयोग का, और उस समय सरकार थी जो कि मोरारजी देसाई की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मोरारजी देसाई की सरकार में फ्रेंड्स ये गठन किया गया था, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, और ये क्या हुआ है, तो राज्यसभा का नियुक्त करना तो दिया गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट ये हुआ कि राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना। ठीक है, हटाना यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, नहीं टाइप किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ही, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना जो है वो राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 द्वारा शासित किया गया और ये कहा गया इस अनुच्छेद के अंतर्गत कि सार्वजनिक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर किसी अन्य सदस्य को केवल दुर्व्यवहार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है या फिर हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि राज्यपाल का इससे कोई संबंध नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। और थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आपको, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि चिनाब नदी खालिस्तान से निकलती है। बताइए फ्रेंड्स, चिनाब नदी का उद्गम जो स्थान है यानी कि निकलने का जो स्रोत है वो कहाँ से निकलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल करेक्ट है, सी यानी कि बारालाचा दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, बारालाचा दर्रा जो इसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं चिनाब नदी, इसको एक और नाम से जाना जाता है और उसका नाम क्या है? चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है और ये सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम बिंदु यानी फ्रेंड्स कन्याकुमारी खालिस्तान है। बताइए, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर समझिएगा क्या क्वेश्चन में कह रहा है। भारतीय प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी, अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो कन्याकुमारी कहाँ पे पड़ता है? तो कन्याकुमारी फ्रेंड्स भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर पड़ता है। ठीक है, दक्षिणी छोर कह सकते हैं कि यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर, ना कि पूरी तरह से दक्षिणी छोर, वो इंदिरा पॉइंट होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हैं और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कन्याकुमारी से संबंधित। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो 0 डिग्री होता है वो क्या होता है? नीचे से गुजरता है, लेकिन कर्क रेखा जो 23 डिग्री है, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको कहते हैं, वो हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो ये कह सकते हैं कि ये आपका जो 0 डिग्री इक्वेटर होता है इसके जस्ट ऊपर हमारा क्या होगा? ये आपका उत्तर है, क्योंकि ये आपका उत्तरी होगा और नीचे आपका दक्षिणी होगा। तो ये कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा का उत्तर। क्लियर? ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कन्याकुमारी जो है वो भूमध्य रेखा के जस्ट उत्तर में है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा भारतीय राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा भारतीय राज्य भूटान और नेपाल को अलग करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आप मैप में देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने मैप यहाँ पे लगा रखा है और आप नेपाल और भूटान को देख सकते हैं कि दोनों के बीच में सिक्किम पड़ता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है कि बाइबिल के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र को स्वर्ग का बगीचा कहा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिणी ईरान का कच्छ जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है स्वर्ग का बगीचा। किसके अकॉर्डिंग? तो बाइबिल के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। भारत की पहली कॉटन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारत की पहली जो कॉटन मिल थी वो कहाँ पे स्थापित की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में। ध्यान रखिएगा, द बॉम्बे स्पिनिंग मिल के नाम से वर्ष 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? तो क्वासजी। ठीक है, क्वासजी नाना भाई डावर के द्वारा स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन में क्या बनता है? हमारे जल स्रोतों के उपभोग का सर्वोच्च तरीका कौन सा है? यानी 1 2 3 को आप पढ़िए, उसके बाद बताइए कि फ्रेंड्स हमारे जल स्रोतों के उपभोग का सबसे जो सर्वोच्च तरीका वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स सभी 1 2 3। कह सकते हैं कि बारिश के पानी का संग्रहण करना, सतत जल का उपयोग करना और वनस्पति के प्राकृतिक उत्थान को प्रोत्साहन देना, ये तीनों हमारे जो कि हमारे जल स्रोतों के उपभोग का सर्वोच्च तरीकों में से एक होता है। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर संबंध रखता है? यानी कि बताना फ्रेंड्स, ओंकेश्वर परियोजना का संबंध किस नदी से यानी किस नदी पर बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर बनाया गया, मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट वन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, बारालाचा दर्रा बिल्कुल करेक्ट है कि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दर्रा फ्रेंड्स उत्तराखंड में पड़ता है। सिपकिल्ला दर्रा बिल्कुल करेक्ट है कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, लेकिन जलेपला दर्रा जो कि सिक्किम में पड़ता है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे नहीं बताना है ना, तो कौन सा नहीं है? तो 2 और 3 नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 2 और 3। माना दर्रा उत्तराखंड में और जलेपला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट वन देखिए क्या है? भारत में आरबीआई द्वारा मुद्रा का निर्गमन अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम आरक्षण प्रणाली कब से शुरू किया गया था? आपको पता है फ्रेंड्स, वर्तमान में जो भारत के आरबीआई जो है, आरबीआई के द्वारा मुद्रा का जो निर्गमन होता है वो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली पे होता है, लेकिन इससे पहले जो होता था वो अनुपातिक कोष प्रणाली पे होता था। तो इसको कब से कर दिया गया था अनुपातिक
न्यूनतम आरक्षण प्रणाली पे, तो इसका राइट आंसर है 1956 से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भी कह सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कब से मैंने क्वेश्चंस नहीं पूछा, आपको बताना फ्रेंड्स, एससीओ जो था कि आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसकी स्थापना कब की गई थी, आप नीचे मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। निरंतर 2 तिमाहियों के लिए ऋणात्मक जीडीपी वृद्धि दर की स्थिति को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स मंदी के रूप में जानते हैं। क्लियर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। मंदी का मतलब होता है फ्रेंड्स, मंदी वह स्थिति होती है जहां जीडीपी की वृद्धि दर लगातार 2 तिमाहियों के लिए ऋणात्मक होती है। अगर वहीं बात करें सुस्ती के बारे में, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सुस्ती वह स्थिति होती है जब जीडीपी विकास दर में कमी आती है। तो दोनों अलग अलग पॉइंट से याद रखेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये बनता है कि ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रेजरी जो बिल होता है फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रेजरी बिल, बताइए। इसका राइट आंसर है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स जेबी क्लार्क। क्लियर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे और इन्होंने ही फ्रेंड्स लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। तो कह सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है कि मुदुमुलाई पशु विहार प्रसिद्ध है? किस कारण से प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स बाघ के लिए प्रसिद्ध है। एग्जैक्टली ये कहाँ पे पड़ता है, तो आपको याद रखने की तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल यानी कि इसको हॉटस्पॉट माना जाता है? और ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार किया भी है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पश्चिमी घाट। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट को हॉटस्पॉट के रूप में भी माना जाता है, तो याद रखेंगे। पश्चिमी घाट को एक और नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है, सिटीज़ किसके संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय समझौता है? बताइए फ्रेंड्स, सिटीज़ जो है वो किसके लिए एक बहुपक्षीय समझौता है? देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संकटग्रस्त वन्य वनस्पति और वन्य जंतु से संबंधित है, इसके लिए एक बहुपक्षीय समझौता किया गया था। और ये समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता हुआ था फ्रेंड्स, आपको बता दूं 1973 में। ठीक है, 1973 में। और ये लागू कब से हुआ था? 1 जनवरी 1975 से लागू हुआ था। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप नीचे मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि सिटीज़ का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये एक प्रकार का प्रदूषक होता है, ना कि एक ग्रीन हाउस गैस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जस्टिस लोकेश्वर सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? 2010 में की गई थी, ये आप याद रखेंगे। अगर बात करें फ्रेंड्स वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो AK गोयल। ठीक है, AK गोयल, यानी कि आदर्श कुमार गोयल जो है इसके राइट आंसर होगा AK गोयल। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि रेडॉन के अल्फा क्षय में बनता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए। रेडॉन के अल्फा क्षय में बनता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल करेक्ट है बी, यूरेनियम। ठीक है फ्रेंड्स, यूरेनियम। यहाँ पे बात रेडॉन की जा रही है, तो रेडॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 86, और इसको RN से सूचित किया जाता है, याद रखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन बंदूक पाउडर का घटक नहीं है? बताइए, बंदूक पाउडर का घटक इनमें से कौन नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का कोई भी मतलब नहीं होता है गन पाउडर से संबंधित में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ फ्रेंड्स, आज के यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर में आपको एक
जो कि पीरियोडिक टेबल का सेकंड पार्ट कराने वाला हूँ, आवर्त सारणी का सेकंड पार्ट कराने वाला हूँ। जिन लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए क्लियर, ताकि मैं जैसे ही आपका सेकंड पार्ट अपलोड करूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से सब चीज़ क्लियर हो जाए। तो फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, सी, यानी कि कोलेजन जो कि उत्तक घावों को ठीक करने में मदद करता है जो विटामिन बी द्वारा बनता है। यहाँ पे ये पॉइंट गलत करा क्योंकि कोलेजन का निर्माण विटामिन बी नहीं विटामिन सी के द्वारा होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत है। बाकी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि सही मिलान कीजिए, यानी चारों ऑप्शंस को आप सही तरीके से मिलान करके बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो चलिए एक एक करके मैच कराते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जेई साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। तो 3 के साथ डी कहाँ पे मैच कर रहा है आप वो देखो। 3 के साथ डी देखिए, यहाँ पे 3 के सी, 3 का ए, 3 के ए और 3 के साथ डी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता। लेकिन चलिए एक एक करके सारे को मैच करा के देखते हैं। पहला देखिए फर्स्ट के साथ सी मैच कर रहा है, यानी कि हॉपकिंस ने खोज बिल्कुल की थी फ्रेंड्स विटामिन की। तो विटामिन किस विटामिन की, तो आपको ये याद रखना कि विटामिन डी की खोज जो थी वो हॉपकिंस ने किया था और विटामिन सी का खोज होलकट ने किया था, ये पॉइंट याद रखेगा। तो यानी कि फर्स्ट का सी के साथ मैच हो रहा है। 2 का ए के साथ मैच होना ही चाहिए। लैंडस्टीनर ने फ्रेंड्स किसकी खोज की थी, तो लैंडस्टीनर ने एंटीजन कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रक्त समूह की खोज इन्होंने की थी। यहाँ पे ल्यूमेन हॉक के बारे में आपको ही पता है कि फ्रेंड्स जीवाणु के खोजकर्ता के रूप में ल्यूमेन हॉक को जाना जाता है। तो आप बाकी को मैच करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चींटी के काटने पर उत्पन्न होने वाले अम्ल और उसे निष्प्रभावी करने वाले एजेंट का सही युग्म है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो कि फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है, ए, यानी कि जो चींटी काटते हैं तो उसमें डंक के रूप में क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है और इसको ठीक करने के लिए निष्प्रभावी बनाने के लिए बेकिंग सोडा को उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या होता है। बताए फ्रेंड्स श्वेत रक्त जो कण होते हैं यानी कि WBC का कार्य क्या होता है। इसका कार्य फ्रेंड्स हमारे शरीर के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना, यानी कि रोगों के विरुद्ध शरीर के जो प्रतिरक्षण का कार्य करते हैं रोगों से लड़ने में, उसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, श्वेत रक्त कणों का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो कि सी बिल्कुल करेक्ट है। यानी एक एक करके देख लेते हैं। सामान्य वार्तालाप का ध्वनि स्तर बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, 55 से 60 माना जाता है, लगभग में 55 से 60 माना जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन क्या था, ये भी बिल्कुल करेक्ट। तो कह सकते हैं कि दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन क्या करें कि निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण खाली स्थान है। बताइए फ्रेंड्स निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण। लाइट भी नहीं है, गर्मी के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही है, ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो माफ़ी चाहूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की। निर्वात में ध्वनि तरंगों की जो संचरण होता है वो नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है मैंने कई बार बताया कि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और अगर वहाँ पे निर्वात हो, वैक्यूम मीडियम हो, तो वहाँ पे ध्वनि संचरण नहीं करता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए भारत ने किस देश के साथ सौदा किया है। काफ़ी चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन, बताइए किसके साथ डील हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूस के साथ ये डील हुई है। अगर फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक लाइक ज़रूर करें, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। किस स्थान पर भारत का पहला जानवरों के लिए समर्पित युद्ध स्मारक की स्थापना की गई है, की जाएगी या फिर की गई है, वैसे तो ये की नहीं गई है, घोषणा की गई है कि किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स मेरठ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जो कि भारत का पहला जानवरों के लिए समर्पित युद्ध स्मारक का स्थापना किया जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आई होप कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे आपको पता है क्या करना है। क्यूज क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, आप इसका राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।